अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में चर्चा किया रासायनिक बलगतकी। रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ चीज़ें जान लिया था। रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर में बताया गया था कि अभिकारक की सांद्रता में एकांक सेकंड में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। अभिक्रिया की दर भी हम लोगों ने दो प्रकार का देखा था। एक होता है सिद्धांतिक अभिक्रिया की दर और दूसरा होता है प्रायोगिक अभिक्रिया की दर होती है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सिद्धांतिक अभिक्रिया की दर के अनुसार अगर कहें तो किसी भी अभिक्रिया में किसी अभिकर्मक के अभिक्रिया की दर किसी भी अभिकर्मक के सापेक्ष ज्ञात किया जा सकता है, चाहे वह अभिकारक का अभिकारक के सापेक्ष हो या अभिकारक का उत्पाद के सापेक्ष हो। ठीक इसी प्रकार अगर हम प्रायोगिक अभिक्रिया की दर की बात करते हैं तो इसे हम सिद्धांत के आधार पर नहीं कह सकते हैं। जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेंगे तब तक ये नहीं कह सकते कि किस अभिक्रिया की दर कितनी होती है। इसके बाद और दो चीज़ें महत्वपूर्ण आ जाती हैं, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। पहले हम देखते हैं आणविकता। अगर आणविकता की बात करें तो आणविकता को कहा जाता है मॉलिक्यूलरिटी। आणविकता को कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मीन्स होता है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त अभिकारक अणुओं की संख्या उसकी आणविकता को व्यक्त करता है। जैसे सपोज दैट हमने अगर A प्लस बी और गिव्स आउट C ले लिया तो इसमें दो अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए इसकी आणविकता जो होगी दो, अर्थात इसे द्विआण्विक अभिक्रिया कहेंगे, द्विआण्विक अभिक्रिया, या इसी को हम कह सकते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं A प्लस बी गिव्स आउट C, अगर हम इसको एक्सेस में कर दें, एक्सेस करने का मतलब यह है कि अधिक मात्रा में ले लें और अभिक्रिया के दौरान इसकी सांद्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी कोई बात नहीं है। अभी बताया गया कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त अभिकारक अणु चाहे उनकी सांद्रता में परिवर्तन हो या ना हो वह आणविकता को व्यक्त करते हैं, इसलिए इसे भी हम बोलेंगे कि ये भी हमारा होगा द्विआण्विक अभिक्रिया ही होगा। इसे भी हम द्विआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। अब रही बात आणविकता में जैसे कहा जाए, इसका एग्जाम्पल के तौर पर सपोज किया जाता है कैसे, सिनेमा हॉल। अगर हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, अगर उसमें हमें जाके सोना हो, पिक्चर देखना हो, खाली बैठना हो, फिर भी आपको टिकट लेना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से किसी भी अभिक्रिया में कोई भी अभिकारक अणु भाग ले ले, चाहे उसकी सांद्रता बदले या ना बदले, फिर भी वह आणविकता को व्यक्त करता है। अब दूसरा इसका पहलू रहा अभिक्रिया की कोट। अभिक्रिया की कोट को हम परिभाषित करते हैं। अभिक्रिया की कोट को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोट और अभिक्रिया की कोटि को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की अगर बात करें तो इसमें बताया जाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे अभिकारक अणु जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होगा, केवल वही अणु जो होते हैं उसकी अभिक्रिया की कोट को व्यक्त करते हैं, और जिनकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता वो अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण नहीं करते हैं। सपोज हमने यहाँ A प्लस बी और गिव्स आउट C किया,
इसमें किसी को हमने एक्सेस में नहीं किया और इसमें अभिकारक अणु कितने हैं? 2, इसलिए यह हो जाएगा द्वितीय कोटि अभिक्रिया या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम A+B और गिव्स आउट C अगर हम इसको एक्सेस में कर देते हैं, इट मीन्स इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है तो यह क्रिया की कोटि का निर्धारण भी नहीं करेगा, और जब यह अभिकारक अणु नहीं करेगा तो टोटल भार केवल एक ही पर आता है, इसलिए इसे बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब इसको हम अपने समझने के लिए समझ सकते हैं होटल कि जैसे अगर आप होटल में जाते हैं कुछ खाएंगे तब तो आपको पेमेंट करना होगा, और अगर आप खाली जा कर के सूंघ के समोसा जलेबी चले आएंगे तो आपको कोई पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें अगर इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा तो यह क्रिया की कोटि का निर्धारण नहीं करेगा, और यदि इस केवल एक ही अणु के सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसी से रिलेटेड एक दूसरी चीज आ जाती है आभासी आणविक अभिक्रिया। आभासी आणविक अभिक्रिया को जानते हैं, जिसे बोलते हैं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आभासी आणविक अभिक्रिया, आणविक अभिक्रिया कहते हैं। आभासी आणविक अभिक्रिया की इंग्लिश होती है स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। इसमें अगर हम देखें तो यदि किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में यदि अंतर होता है तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस या आभासी आणविक अभिक्रिया कहते हैं। सपोज हमने A+B और गिव्स आउट C लिया, अभी इसमें दोनों को हमने एक्सेस में नहीं कुछ ऐसा कहा, तो ये हमारा हो जाएगा द्विआण्विक अभिक्रिया होगा, द्विआण्विक अभिक्रिया होगा। लेकिन अगर हम दूसरा इसी रिएक्शंस को अगर हम A+B और गिव्स आउट C अगर हम इसको एक्सेस में कर दें तो इसके अभिक्रिया की कोटि जो होगी ये हो जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाएगा अभिक्रिया। इसलिए देखें तो रिएक्शंस तो हमारा वही है, लेकिन यहाँ हमने एक्सेस में नहीं किया तो इसकी आणविकता जो रही ये द्विआण्विक अभिक्रिया रहा, और जब हमने इस अणु को एक्सेस में कर दिया तो अभिक्रिया की कोटि हो जाती है प्रथम। इट मीन्स यहाँ अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर है, इसलिए ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे स्यूडो रिएक्शंस, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर रही बात इसका पर्सनल नेम लिखने की तो हमेशा यहाँ स्यूडो मॉली के आगे जो लगाएंगे ये अभिक्रिया की कोटि, क्योंकि हमेशा अभिक्रिया की जो कोटि होगी ये आणविकता से कम होगी या क्रिया की कोटि के बराबर, आणविकता के बराबर होगा। इसलिए इसे हम पर्सनल नेम देना चाहें इस रिएक्शंस के लिए तो इसे लिख सकते हैं, क्योंकि प्रथम कोटि की और द्विआण्विक अभिक्रिया है, इसलिए हो जाएगा स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। इसे हम बोलेंगे स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहा जाएगा। सपोज हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। उस अभिक्रिया में अगर हम देखते हैं कि हमने A+B+C और गिव्स आउट हमने D कर दिया। अब की बार अभिकारक अणु कितने हैं? 3 होंगे, तो यह हो जाएगा त्रिआण्विक अभिक्रिया होगा, त्रिआण्विक अभिक्रिया होगा। और अगर इसमें हमने एक को एक्सेस में कर दिया,
अगर हम एक फैक्टर को एक्सेस में कर दिए तो अब केवल 2 अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होगा, इसलिए इससे हम बोलेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो जाएगा। द्वितीय कोटि अभिक्रिया होगा। इट मीन्स यहाँ आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर है। आणविकता इसकी त्रिक है, 3 है, और अभिक्रिया की कोटि इसकी 2 है, द्वितीय है। इसलिए इसे भी हम बोलेंगे आभासी आणविक अभिक्रिया बोला जाएगा। और इसके लिए अगर हम इसका पर्सनल नेम लिखें तो हो जाएगा स्यूडो, और जो आगे नाम लिखा जाएगा वो कोट के आधार पर, तो कोट इसकी कौन सी है, द्वितीय, इसलिए हो जाएगा स्यूडो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। स्यूडो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया की कोट क्या होती है, और आभासी आणविक अभिक्रिया क्या होती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। वैसे टाइप ऑफ रिएक्शंस तो बहुत होंगे, लेकिन 2 जो होते हैं ये कॉमन है, कि जैसे कहा जाए सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया। ये हम देखते हैं अभिक्रिया के प्रकार, सरल अभिक्रिया, और दूसरा हम कहते हैं जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया और दूसरा हमारा पार्ट इसका होगा जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया और सरल अभिक्रिया को हम बोलेंगे सिंपल रिएक्शंस, और जटिल अभिक्रिया को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। सरल अभिक्रिया का मतलब होता है वह अभिक्रिया जो केवल एक पदों में पूर्ण हो जाए, उसे हम कहते हैं सरल अभिक्रिया, या इसे कहा जाएगा सिंपल रिएक्शंस कहा जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण हो जा रही है। सपोज दैट हमने लिया A + B और गिव्स आउट C। अगर इसे हम बोल दे रहे हैं कि एक ही पद में ये पूर्ण हो गया, इट मीन्स ये हो जाएगा सिंपल रिएक्शन, साधारण अभिक्रिया हो जाएगी या सरल अभिक्रिया हो जाएगी। और इसके आधार पर अगर हमें रासायनिक अभिक्रिया की दर लिखनी हो तो रासायनिक अभिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे, R = हो जाएगा K। A के आगे कोई कोफिशिएंट तो लगा नहीं है, इसलिए यह हो जाएगा Ca⁻1। B के आगे भी कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ है, इसलिए हो जाएगा Cb⁻1 हो जाएगा। ये सरल अभिक्रिया से हम सीधे रासायनिक अभिक्रिया दर समीकरण लिख सकते हैं। और इससे यदि हमको कोट निकालना हो तो कोट के लिए हम क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के योग के बराबर ये हमारी आ जाती है अभिक्रिया की कोट। जैसे इसकी सांद्रता की कोट क्या है 1 प्लस इसकी सांद्रता की कोट क्या है 1, यह हो जाएगा द्वितीय कोट कहलाएगा, हमारा द्वितीय कोट कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर हम मान लेते हैं A+2B और गिव्स आउट C होता, इसे भी हम मान के चल रहे हैं कि यह हमारी सरल अभिक्रिया है। सरल अभिक्रिया मतलब एक ही स्टेप में यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। इससे भी फिर हम डायरेक्ट रासायनिक अभिक्रिया दर समीकरण लिखें तो R = हो जाएगा K, और A लिया गया है अभिकारक है, इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए हो जाएगा Ca⁻1, और B के आगे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए हो जाएगा Cb⁻2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हमको कोटि का निर्धारण करना होगा तो अभिकारक अणुओं के सांद्रताओं के घातांकों का योग, ये 1 है ये 2 है, ये हो जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा 3, या इसे हम बोलेंगे तृतीय कोट की अभिक्रिया कहलाती है कि ये हमारी तृतीय कोट की अभिक्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया के लिए कहा जाएगा कि वह अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है उसे हम कहते हैं जटिल अभिक्रिया या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहा जाएगा। जैसे सपोज दैट देखने में तो ये बन रहा कि A+B और गिव्स आउट AB बन गया, बट ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है,
यह एक से ज्यादा पदों में यदि पूर्ण होता है तो इसे हम बोलेंगे जटिल अपक्रिया। अब इसमें अगर हम देखें तो ए को इसका मैकेनिज्म कि आखिर ये एक पद में नहीं पूर्ण हो रहा है तो आखिर ये कितने पदों में पूर्ण होगा, तो इसे हम इसका मैकेनिज्म के अंतर्गत दे सकते हैं। इसका जो स्टेप 1 होगा, ये सपोज दैट डायरेक्ट हम ए को अगर बी के साथ रिएक्ट कराते तो ये भी नहीं बनता, इसलिए पहले हमने ए को जब एक्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यह हमारा कन्वर्ट हो जाएगा AX में, और AX हमारा क्या होता है, माध्यमिक यौगिक हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड माध्यमिक यौगिक हो जाएगा। और फर्दर स्टेप 2 जब हम लेते हैं तो स्टेप 2 में जब हम AX को फर्दर B के साथ दूसरे अपकारक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यह हमारा बन जाएगा AB और प्लस हो जाएगा X हो जाएगा। ये जो हमने फैक्टर लिया था ये तो निकल गया और हमारा ये बन जाएगा उत्पाद बन जाएगा। इस प्रकार से ये जो हमारा स्टेप 1 होगा इसे हम मान के चलते हैं कि ये मंद अपक्रिया होती है, बहुत मंद गति से चलती है। और आफ्टर दैट जितने भी, ये तो मान ले रहे हैं 2 ही पद में हुआ, अभी 3 पद 4 पद 5 पद अगर ऐसे होते तो तब भी केवल प्रथम पद जो होता है यह मंद गति से होता है। आफ्टर दैट जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सब के सब तीव्र अपक्रिया मानी जाती है। और अगर इनको हम ऐड कर दें तो देखा जाए इस साइड में AX इसका AX से कैंसिल हो जाएगा, इधर का X इधर के X से कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमको मिल जाएगा A और यहाँ मिल जाएगा प्लस B और इस साइड बच गया AB। अब ये हमारा जो रिएक्शन होगा ये हमारा होगा कॉम्प्लेक्स। अब इसमें अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से ना तो अपक्रिया की कोटिका ही निर्धारण होता है और ना तो आणविकता का निर्धारण होता है। लेकिन अगर हम मंद गति की बात करें इस स्टेप की तो इससे हमारे अपक्रिया की कोटिका निर्धारण होगा, आणविकता भी होगा। लेकिन अगर हम तीव्र पद की बात करें तो इससे अपक्रिया की कोटिका निर्धारण नहीं होता है, केवल अगर देखें तो आणविकता का ही निर्धारण हो पाएगा। मीन्स ये मंद या तीव्र कोई भी पद लिया जाए तो केवल आणविकता का निर्धारण होगा, और अगर अपक्रिया की कोटिका निर्धारण करना होगा तो उसके लिए हमें मंद पद देखना होगा। बिना मंद पद के लिए हुए हम अपक्रिया की कोटिका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से और भी वीडियो को अगले पार्ट को देखने के लिए आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, थर्ड पार्ट में। धन्यवाद।